वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली जीतू जोसेफ की डायरेक्शन में रिलीज हुई एक और जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है वलतु वसते कल्लन, जिसमें जोजो जॉर्ज और बीजू मेनन लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस। आधी मूवी के बाद मूवी बहुत ही फास्ट चलने लगती है और उसी तरह से क्लाइमैक्स में एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट सामने आता है। थोड़ी बहुत इमोशनल भी है मूवी, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही सीए एंटोनी को दिखाया जाता है। फिलहाल दीप्ति नाम की एक लड़की अपनी माँ को लेकर एंटोनी के पास आकर कहने लगती है कि सर, राजू नाम के एक लड़के ने मेरे साथ अत्याचार किया, उसके ऊपर मैं केस फाइल करना चाहती हूँ। एंटोनी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड से पूछताछ किया था, उन्होंने कहा कि तुम और राजीव रिलेशनशिप में थे। अब क्यों उसके ऊपर तुम केस फाइल करना चाहती हो? तुम्हारी क्लोजनेस की वजह से ही उसने तुम्हारा फायदा उठाया, इसमें तुम्हारी भी गलती है। सो मेरी बात मानो, एक केस वेस के चक्कर में मत पड़ो। राजीव का फादर बहुत बड़ा आदमी है, अगर तुमने उसके ऊपर केस फाइल भी कर दिया तो उसका फादर तुम्हारा जीना हराम कर देगा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि तुम केस वेस के चक्कर में मत पड़ो। और उसी तरह इन दोनों को हल्के से धमकाने भी लगता है ताकि ये दोनों डर के मारे वापस चले जाए। अब दीप्ति की माँ भी डर के मारे दीप्ति को लेकर वापस जाने लगती है कि केस वेस मत करो, गलती तुम्हारी है। ऑटो में बैठकर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो दीप्ति अपनी माँ से यही बात कहने लगती है कि माँ, ये बात सच है कि मैंने उस राजीव के साथ घूमा फिरा, लेकिन मैंने उस राजीव के साथ ऐसी वैसी हरकतें नहीं की। प्लीज माँ, एटलीस्ट तुम तो मेरी बातों पर यकीन करो, उसने ही मेरे साथ जबरदस्ती की। दीप्ति की माँ रोते हुए कहने लगती है कि मैं कर्जा ले लेकर तुमको पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट तुमने मेरे बारे में तो नहीं सोचा। दीप्ति भी रोते हुए अपनी सिफारिश करती रहती है कि प्लीज माँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने ऐसी वैसी हरकत नहीं की। तुम मेरे बातों पर भरोसा नहीं करोगी तो कौन करेगा? अब तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। इस तरह से दीप्ति जानबूझकर ऑटो से उतर जाती है। उसी बगल से एक ट्रक गुजरते हुए दीप्ति को ठोक देती है, जिसकी वजह से उसी वक्त दीप्ति की मौत हो जाती है। दीप्ति की माँ अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत को देखकर बहुत रोने लगती है। उसी वक्त जब ये बात एंटोनी को पता चलती है तो एंटोनी अपने हायर ऑफिसर को फोन करके ये बात कहने लगता है कि सर, अब केस वेस की कोई जरूरत नहीं। उसका हायर ऑफिसर कहने लगता है कि तुम ये बात राजीव के फादर मुरली को कॉल करके बता दो और उसी तरह से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लो। खैर, अब इस एंटोनी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है फिलिप। अब बाप बेटे के बीच कुछ ज्यादा जमती नहीं, मतलब फिलिप अपने फादर से ज्यादा बात ही नहीं करता। और उसी तरह एंटोनी यही मान रहा होता है कि इसकी वाइफ मरने की वजह यही फिलिप है, मतलब फिलिप पैदा होने के बाद ही इसकी वाइफ मर गई। लेकिन एंटोनी का यही इकलौता बेटा है, इसलिए अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते रहता है। एंटोनी इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए अपने बेटे फिलिप को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। कहने लगता है कि मैं जितना भी फिलिप के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे समझ ही नहीं पा रहा, छोटी से छोटी बात को लेकर मुझे अवॉइड करता है। वो डॉक्टर एंटोनी से कहने लगता है कि एंटोनी, पहले तुम अपने ईगो को साइड करके एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक बाप बनके फिलिप के करीब जाओ, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अभी भी तुम्हारे मन में फिलिप के लिए ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को निकाल दो। वो जितना भी अवॉइड करे, तुम सिर्फ उससे प्यार से ही बात करो। तो एक दिन एंटोनी अपने बेटे को लेकर किसी कैफे पर जाता है बातचीत करने के लिए। उसी जगह पर इरिनी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट आकर दीप्ति का खून का कपड़ा एंटोनी के सामने रखकर यही बात कहने लगती है कि देखो, ये दीप्ति का खून है, जाके तुमको तसल्ली मिली, इसी खून के पैसों से तुम यहाँ पर बैठकर खा रहे हो ना। इस तरह से बहुत डांट कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन 1 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर सैमुअल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये सैमुअल एक बहुत बड़ा हैकर था, लेकिन फिलहाल एक कंप्यूटर की दुकान ओपन करके छोटे मोटे काम करते रहता है, वही डेटा रिकवरी एक्सेट्रा। अपने फैमिली के साथ सिंपल की जिंदगी गुजारते रहता है। इरिनी इसी सैमुअल की बेटी होती है। थोड़ा बहुत हॉलिडेज होने की वजह से इरिनी वापस अपने गाँव पर आकर अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगती है, मतलब सैमुअल का बर्थडे होता है इसीलिए। बाद में वो इरिनी वापस शहर पर चली जाती है, शायद ये लॉ की पढ़ाई भी करती रहती है। दूसरी तरफ एंटोनी को ये बात पता चलती है कि इसका बेटा फिलिप राजीव के साथ मिलकर किसी जगह पर ड्रग्स ले रहा है। फटाफट से उस होटल रूम पर जाकर अपने बेटे और राजीव को बहुत मारने पीटने लगता है। राजीव को भी वार्न करने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें फिलिप को बिगाड़ के रखा है। अब ये दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं एंटोनी से। खैर, दूसरे दिन वो सैमुअल अपनी बेटी इरिनी को कॉल करते रहता है
लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। सैम इरिनी की फ्रेंड वीना को कॉल करके इरिनी के बारे में पूछने लगता है। वीना भी यही बात कहने लगती है, हाँ अंकल, उसने मेरा फोन भी पिक नहीं किया, रुकिए मैं उसके फ्लैट पर जाकर देखकर आपको कॉल करती हूँ। इस तरह से वो वीना इरिनी के फ्लैट पर जाकर घंटी बजाती रहती है, लेकिन इरिनी अपना घर का दरवाजा ओपन ही नहीं करती। वीना यही बात सैम को बताने पर थोड़ी देर के बाद सैम और वो वीना पुलिस स्टेशन पर आकर इरिनी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। वहाँ पर और कोई नहीं, यही एंटोनी होता है। सैम कहने लगता है कि सर मेरी बेटी कल रात से मिसिंग है। एंटोनी पूछने लगता है क्या आप लोगों को किसी पर शक है? तो सैम को इरिनी की एक बात याद आती है, वही एंटोनी को बताने लगता है। मतलब जब इरिनी वापस अपने घर पर आई थी तो राजीव नाम का एक बंदा इरिनी को कॉल करके इसको धमकाने लगा था। सैम पूछने लगा था कि कौन है वो बंदा और तुम्हें क्यों कॉल करके धमका रहा है। इरिनी कहने लगती है कि 1 साल पहले दीप्ति नाम की एक लड़की एक्सीडेंट में मर गई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ये राजीव दीप्ति को मोलेस्ट करने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैं अभी भी दीप्ति के लिए लड़ रही हूँ, सो मेरा मुंह बंद करने के लिए ही वो राजीव मुझे कॉल करके धमकाते रहता है। और वैसे भी पापा, एटलीस्ट मरे हुए लोगों को तो इंसाफ मिलना चाहिए। सो सैम यही बात एंटोनी को बताने लगता है। राजीव का नाम सुनते ही एंटोनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगता है कि आप इनके पास अपनी कंप्लेंट लिखा कर जाइए, बाकी इंक्वायरी हम करेंगे। और इसी तरह एंटोनी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी चीज को छुपा रहा है। उसके बाद सैम देवन नाम के एक सब इंस्पेक्टर के पास जाता है। मतलब कुछ दिनों पहले इसी देवन ने इरिनी को कॉल किया था। ये जानकर सैम इसके पास आता है। वो देवन कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी उस सीए एंटोनी के खिलाफ लड़ रही है। नेक्स्ट वीक दीप्ति का केस सुनवाई पर आने वाला है और इरिनी कोर्ट में जाकर अपना बयान देने वाली थी। मुझे लगता है कि इरिनी की मिसिंग का और एंटोनी के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगर इरिनी अपना बयान देती तो एंटोनी की जॉब जा सकती है। यह सुनने के बाद सैम बहुत घबराते रहता है। दूसरी तरफ सारे टीवी न्यूज चैनल्स में इसी इरिनी की न्यूज चलती रहती है कि इरिनी नाम की एक लॉ स्टूडेंट मिसिंग हो चुकी है अचानक से। दूसरी तरफ वो एंटोनी अपनी टीम जॉनी और विद्या को बुलाकर कहने लगता है कि इरिनी जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज से लेते हुए उसके अपार्टमेंट जाने तक 3 रास्ते हैं। सो तुम दोनों 2 रूट्स पर जाकर वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, बाकी रूट पर मैं जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करता हूँ। इस तरह से एंटोनी एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। दुकान वाले बंदे से कहने लगता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। इस तरह से ये अकेले ही फुटेज चेक करने लगता है। एक्चुअली उस रात इरिनी शहर पहुंचने के बाद अपने फादर से फोन में बात कर रही होती है। तो उसी वक्त ये एंटोनी इस इरिनी की गाड़ी के पास आता है। कहने लगता है अच्छा तुम हो, तुम तो बहुत ही रूल्स वगैरह की बातें करती हो, लेकिन अब तुम्हारी गाड़ी नो पार्किंग प्लेस पर है। एक्चुअली उस वक्त एंटोनी दारू पी रही होती है। इरिनी कहने लगती है कि सर अब आपने दारू पी रखी है, हम कल बात करेंगे। इस तरह से बिना जवाब दिए अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। एंटोनी को गुस्सा आकर ये भी अपनी कार लेकर उस इरिनी की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। ये सारी चीजें उस दुकान की फुटेज में रिकॉर्ड हो चुकी होती है। एंटोनी फटाफट से इस फुटेज को डिलीट कर देता है। दुकान वाले बंदे से कहने लगता है कि अगर किसी ने आकर यहाँ पर पूछताछ की तो ये बताओ 1 महीने से तुम्हारा कैमरा काम नहीं कर रहा, और उसी तरह मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी को मत बताना। दूसरी तरफ वो इरिनी की फ्रेंड वीना राजीव के पास जाकर बात कहने लगती है कि तुम ही ने इरिनी के साथ कुछ किया होगा, बताओ इरिनी कहाँ पर है। वो राजीव यही कहते रहता है कि मैंने उस इरिनी को कुछ नहीं किया, मैं भला क्यों उसे कुछ करूंगा, खामखा तुम मुझे इरिटेट मत करो। इस तरह से वीना को अपने फ्लैट से बाहर कर देता है। राजीव की हरकत देखकर वीना राजीव पर ही शक करने लगती है। फटाफट से एंटोनी के पास जाकर कहने लगती है कि वो राजीव मेरा कजिन है, मुझे उसी पर शक है। एंटोनी पूछने लगता है कि राजीव तुम्हारा कजिन है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। उसी तरह क्या ये बात इरिनी को पता है। वीना कहने लगती है नहीं सर, इरिनी को नहीं पता कि वो राजीव मेरा कजिन है। अगर ये बात पता चलती तो वो मुझे भी अवॉइड करती। खैर उसी रात पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले सैम और उसकी बीवी तेरेसा को बुलाकर डेड बॉडी दिखाने पर शॉकिंगली वो इरिनी की डेड बॉडी होती है। इरिनी के माँ बाप बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर एंटोनी से कहने लगती है कि किसी ने उस इरिनी को बहुत ही ब्रूटली मारा गया। उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हुआ, लेकिन इरिनी की जबान काट दी गई है, उसी तरह से उसकी उंगली भी। इसे देखकर ऐसा लगता हो कि किसी ने अपना रिवेंज निकाला है। उसके बाद एंटोनी का हायर ऑफिसर एंटोनी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि उस इरिनी के फादर सैमुअल ने कंप्लेंट किया कि इरिनी के केस को
तुम डील मत करो, इसलिए मैंने एक और ऑफिसर को तैनात किया है। वो ऑफिसर वहीं पर बैठा होता है जिसका नाम होता है फिरोज। कहने लगता है कि तुम बस फिरोज की सपोर्ट करते रहो, बाकी इन्वेस्टिगेशन वही कर लेगा। बाद में वो फिरोज विद्या को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि क्राइम सीन पर किलर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तुम एक बार इरनी के फैमिली के बारे में सब कुछ डिटेल्स बताओ मुझे। सो वो विद्या पहले सैम के बारे में बताने लगती है कि सर वो सैमुअल एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था। सैम का IQ लेवल बहुत ही हाई होने की वजह से ऑर्फनेज वाले उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने लगे। कॉलेज के टाइम से ही वो इथिकल हैकिंग करने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद सैम और उसका फ्रेंड एर्नाकुलम में साइबर सिक्योरिटी की एक छोटी सी ऑफिस ओपन की, लेकिन वो सैम का फ्रेंड गवर्नमेंट डेटा को हैक करके वो डेटा नक्सल्स को बेच दिया। पुलिस वाले ये बात जानकर सैम और उसके फ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया और उसी गलती की वजह से उसका करियर भी खत्म हो गया। अब इसने अपनी बेटी भी खो दी। अब पता नहीं उस सैम का रिएक्शन कैसा होगा। वो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। खैर दूसरी तरफ एंटोनी का बेटा फिलिप अपने घर को छोड़ने लगता है। एंटोनी अपने बेटे को समझाते रहता है कि यहाँ पर रहने के लिए तुमको क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट एक बार मुझसे बात तो करो। उसी वक्त टीवी पर यही न्यूज चलने लगती है कि रिनी के मर्डर केस में सीआई एंटोनी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि दीप्ति के केस में इस वीक इरनी कोर्ट में जाकर एंटोनी के खिलाफ बयान देने वाली थी, लेकिन उसी वक्त ये घटना पेश आ गई। यह सुनने के बाद एंटोनी के होश उड़ जाते हैं और इसी तरह से फिलिप एंटोनी से कहने लगता है कि दूसरों को एडवाइस देने से पहले खुद अपने गिरबान में झांककर देख लो। इस तरह से घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो सैमुअल भी अपनी बेटी के मर्डर केस की सेपरेटली इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। एक दिन वो फिरोज अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर कहने लगता है कि सर अब तक हम यही मान रहे थे कि इस इरनी के केस में राजीव प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन सर शॉकिंगली राजीव भी मिसिंग है। मुझे लगता है कि उस राजीव को कोई बचा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो एंटोनी उस राजीव से मुलाकात करके इसको वार्न करने लगता है कि इरनी के केस में तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो, कुछ दिनों तक तुम हाइडिंग में ही रहो। दूसरे दिन पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस राजीव का फोन ऑन हुआ। सो एंटोनी फटाफट से उस राजीव के घर के पास जाने पर उसके घर पर एक पार्सल आया होता है। उस पार्सल में राजीव का ही फोन होता है। उस फोन को ऑन करने पर इसमें एक वीडियो होती है और वीडियो देखने के बाद एंटोनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब जब एंटोनी ने राजीव को छुपने के लिए कहा था तो उसी वक्त सैम ने राजीव को किडनैप करके किसी जगह पर लाकर बहुत मारा पीटा और उसी तरह उसके पास कुछ डॉग्स को छोड़ दिया। वो डॉग्स राजीव को बहुत काटने लगे। उसी वीडियो में सैम एंटोनी से कहने लगता है कि मेरी बेटी मरने के पीछे ये राजीव भी एक वजह है और इसी तरह से एंटोनी तुम भी एक वजह हो, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। अब वो फिरोज भी ये वीडियो देखकर शॉक में रह जाता है। यही वीडियो इसका हायर ऑफिसर देखकर एंटोनी से पूछने पर एंटोनी ये बात कहने लगता है, अरे सर वो तो पागल बंदा है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिलेगा तो मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। उसी रात एक रिपोर्टर एंटोनी की पुलिस स्टेशन पर आकर कहने लगती है कि सर थोड़ी देर पहले हमारे चैनल को एक बंदे ने कॉल करके ये बताया कि रिनी के केस में एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर सरेंडर हो जाएगा। उसी बंदे को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एंटोनी और उसके टीम मेंबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई प्रैंक कॉल है यही समझने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सैम इस पुलिस स्टेशन पर आने लगता है। वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। सैम को घेर लेते हैं। क्या वो अक्यूज तुम ही हो? पुलिस वाले फटाफट से मीडिया वालों को हटाकर सैम को अंदर ले जाते हैं। सैम एंटोनी से ये बात पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम्ही ने मेरी बेटी को मारा ना? एंटोनी ये बात कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। सैम एंटोनी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। मतलब कुछ दिनों पहले एंटोनी ने एक फुटेज को डिलीट किया था ना, वही फुटेज एंटोनी को दोबारा दिखाने लगता है। विद्या और जॉनी भी शॉक में रह जाते हैं। ये सोचने लगते हैं क्या सच में एंटोनी सर ने इरनी को मारा? सैम कहने लगता है कि तुम इस तरह से सच नहीं बताओगे। इस तरह से एंटोनी का फोन लेकर एक नंबर को डायल करने लगता है। तो शॉकिंगली उस तरफ फोन पिक करने वाला इसका बेटा फिलिप होता है। पूछने लगता है कि फिलिप तुम कहाँ पर हो, ये किसका नंबर है? फिलिप कहने लगता है कि पापा मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता, मुझे एक बक्से में बंद किया गया है और इसी तरह मेरे हाथ में एक छोटा सा नोकिया फोन है। मैं आपको मेरा लोकेशन भी शेयर नहीं कर सकता, प्लीज पापा मुझे बचा लो। तो यह सुनने के बाद एंटोनी सैम को बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरे बेटे को कहाँ पर छुपा के रखा? और इसी तरह सैम के माथे पर गन पॉइंटेड भी करने लगता है। लेकिन सैम इसकी धमकियों से नहीं डरता। अपने जेब से एक पॉइजन की बोतल एंटोनी को देने लगता है। कहने लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट तक ही जिंदा रहूंगा। इस दरमियान में तुमने क्या किया वो कबूल कर लो, मैं तुम्हारे बेटे का पता बताऊंगा। एंटोनी ये बात कहने लगता है कि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी इरनी को नहीं मारा, प्लीज मेरा बेटा कहाँ पर है बता दो। सैम कहने लगता है कि मैं तुमको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को दफनाकर
15 मिनट में पुलिस स्टेशन पर आया हूँ। और इसी तरह आज फादर्स डे है, हैप्पी फादर्स डे। इस तरह से वो सैम मर जाता है। एंटोनी अपनी टीम को बुलाकर कहने लगता है कि इस सैम के बारे में मीडिया वालों को पता नहीं लगना चाहिए, फटाफट से इसको हॉस्पिटल पर लेकर जाओ। बाद में बाकी कांस्टेबल्स को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि हमारे स्टेशन में 15 मिनट तक जहाँ तक जाते हो वहाँ तक जाकर सारी एरिया की चेकिंग करो, हर रूट का फुटेज भी चेक करो कि वो सैम किस रास्ते से आया। उसी वक्त टीवी न्यूज चैनल पर वो फुटेज प्ले होने लगती है जिसमें एक दिन एंटोनी इरिनी को फॉलो कर रहा था। उस रात यही कहने लगते हैं, क्या सच में एंटोनी ने इरिनी को फॉलो करके उसको बेरहमी से मार दिया ताकि वो कोर्ट में जाकर अपना बयान ना दे पाए। ये न्यूज सुनने के बाद एंटोनी और टेंस होने लगता है। एंटोनी विद्या से कहने लगता है कि मुझे फटाफट से सैमुअल के सारे डिटेल्स चाहिए कि उसने कहां पर काम किया, क्या क्या किया। थोड़ी देर के बाद विद्या उसी तरह से सैमुअल के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करके एंटोनी को देने लगती है। इससे एंटोनी को ये बात पता चलती है कि सैमुअल साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था। विद्या कहने लगती है कि सर वो सैम बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। सैम जो नंबर फिलिप को दिया वो फोन नंबर किसी अहमद मुस्तफा पर रजिस्टर है। उस नंबर को जितना भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे वो बाउंस हो रहा है, मतलब अलग अलग लोकेशंस पर दिखा रहा है, कभी कोलकाता कभी श्रीलंका। साइबर डिपार्टमेंट वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप खुद एक बार दोबारा फिलिप को फोन करके उससे बात करिए। एंटोनी उसी तरह से फिलिप को कॉल करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद फिलिप का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। बाद में एंटोनी अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उस अहमद मुस्तफा के बारे में पता करो। थोड़ी देर के बाद अलवा पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला एंटोनी को फोन करके कहने लगता है कि सर आपने अहमद मुस्तफा के बारे में कुछ डिटेल्स पूछा ना। कुछ सालों पहले उसके ऊपर एक केस था, एक माइनर लड़की को अत्याचार करने की वजह से उसको सजा हुई थी। बाद में रिलीज होने के बाद वो फौरन आत्महत्या कर लिया। ये बातें सुनते ही एंटोनी शॉक में रह जाता है और उसी तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब एंटोनी कुछ बातें याद करने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले यही एंटोनी अलवा स्टेशन में काम किया करता था। उस वक्त जिन लोगों ने माइनर लड़की के साथ अत्याचार किया उनको बचाने के लिए एंटोनी ने इनोसेंट बंदे अहमद मुस्तफा को गिरफ्तार किया। उसको पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मार पीट कर वो जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। इस तरह से एंटोनी अपना फ्लैशबैक याद करके यही सोचने लगता है कि सैम मेरे पुराने काले चिट्टे बाहर निकाल रहा है। थोड़ी देर के बाद उसी पुलिस स्टेशन का वही पुलिस वाला एंटोनी को कॉल करके कहने लगता है, सर जब मैं इस मुस्तफा के केस को चेक करा था तो मुझे और भी कुछ बातें पता चली। एक्चुअली वो मुस्तफा इनोसेंट था। उस टाइम एमएलए इंदिरा का बेटा सूरज ने वो कांड किया था। एंटोनी कहने लगता है, हाँ ये सब कुछ मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर काम किया था। इस तरह से जब फोन रखने वाला होता है पुलिस वाला कहने लगता है कि सर एक मिनट, यहाँ पर एक और बात है। फिलहाल वो इंदिरा मिसिंग में है। आज सुबह जब वो इंदिरा किसी जगह पर गई थी तो किसी ने उनको किडनैप कर लिया। थोड़ी देर के बाद इंदिरा के घर वालों को एक मैसेज आया कि हमने इंदिरा जी को किडनैप किया और हमने उनको लिबर्टी होटल रूम नंबर 403 में रखा है। शॉकिंग बात यह है कि वो मैसेज आपके नंबर से ही गया था उनको। यह सुनने के बाद एंटोनी शॉक में रह जाता है, मेरे नंबर से कैसे मैसेज जा सकता है। बाद में एंटोनी के टीम मेंबर्स एंटोनी को कॉल करके कहने लगते हैं कि सर हमने सारे रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किया। टॉकिंग बात यह है कि हर रास्ते पर वो सैम की गाड़ी नजर आई। एंटोनी पूछने लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही समय पर एक ही गाड़ी अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है। ऑफकोर्स सैमुअल को हैकिंग करना चुटकियों का खेल होता है। उसी वक्त टीवी न्यूज चैनल पर वो एमएलए नजर आती है जो किसी रूम में बंदी होती है। वो एमएलए यही कहने लगती है कि किसी ने मुझे किडनैप करके लिबर्टी होटल में रूम नंबर 403 में रखा। एक्चुअली बहुत सालों पहले मेरे पीरियड में एक माइनर लड़की के साथ अत्याचार हुआ था। उस वक्त पुलिस वालों ने मुस्तफा नाम के एक बंदे को अरेस्ट करके सजा दिलवाई, लेकिन उस लड़की के साथ अत्याचार करने वाला मेरा बेटा सूरज था। उस वक्त एंटोनी नाम के एक एसआई ने हमारी मदद की थी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस एमएलए से रिश्वत लेने के बाद एंटोनी की बीवी एंटोनी को वो पैसे दिखाकर यही बात पूछने लगती है, कैसे बेईमानी से पैसे कमाते हुए तुमको शर्म नहीं आती। तुम्हारे गलत काम करने की वजह से वो पाप मुझे और मेरे बच्चे को लगेगा। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उस वक्त एंटोनी की बीवी प्रेग्नेंट होती है। इस तरह से काफी दिनों तक एंटोनी से बात नहीं करती। इसके डिलीवरी के टाइम पर भी एंटोनी को अपने पास नहीं आने देती। मुझे छूना मत वरना तुम्हारा पाप मेरे बच्चे को लगेगा। फिलिप को जन्म देने के बाद फिलिप की माँ मर जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर संध्या नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर एंटोनी को कॉल करके कहने लगती है कि सर टीवी पर जिस सैमुअल के बारे में न्यूज चल रही है वो सैमुअल मेरे पास काफी बार आया था। कुछ दिनों पहले हमारे स्टेशन के एरिया में
एलिजाबेथ नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। उसी केस के बारे में डिटेल्स मांगने के लिए सैमुअल मेरे पास आया था और वो सैमुअल अपना नाम एंटोनी बताया था और उसने ये भी कहा था कि वो लिबर्टी होटल में रूम नंबर 403 में स्टे किया है। उस एलिजाबेथ को किसने मारा अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ। सर मुझे लगता है कि वो एलिजाबेथ केस का और इस इरेनी के केस के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ एक रिपोर्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर सैमुअल की डेड बॉडी की फोटो और वीडियो निकालकर अपने चैनल को भेज देता है, जिसकी वजह से ये न्यूज भी बहुत ही वायरल होने लगती है कि थोड़ी देर पहले जो सैमुअल पुलिस स्टेशन पर गया था वो अब हॉस्पिटल में मौजूद है। क्या पुलिस वालों ने सैमुअल को मार पीट कर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया? एंटनी तो घबराने लगता है कि ये बात मीडिया वालों को कैसे लीक हो गई। उसी वक्त विद्या उस एलिजाबेथ के केस की रिपोर्ट्स एंटनी के पास लाती है। कहने लगती है कि सर उस एलिजाबेथ को भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। जिस तरह से इरेनी को मारा, मतलब उसकी जबान काट दी, उसी तरह से उसकी उंगली भी काट दिया। लगता है इरेनी और एलिजाबेथ को एक ही बंदे ने मारा। एलिजाबेथ के भाई का नाम है इमैनुअल। इस तरह से उस इमैनुअल का फोन नंबर एंटोनी को देने लगती है। लेकिन बात यह है कि उस इमैनुअल के फोन नंबर में लास्ट में 403 ही होता है, मतलब उस होटल का रूम नंबर 403 और इसी तरह से इस फोन नंबर में भी 403 है। एंटोनी उस एलिजाबेथ के बारे में जानने के लिए उसके भाई इमैनुअल को कॉल करने लगता है, लेकिन वो इमैनुअल इस एंटोनी से ढंग से बात नहीं करता, फटाक से उसका फोन काट देता है। जब एंटोनी दोबारा उस इमैनुअल को कॉल करता है तो वो नंबर दूसरे नंबर को फॉरवर्ड होने लगता है और शॉकिंगली फोन पिक करने वाली तेरेसा होती है, सैमुअल की बीवी। तेरेसा कहने लगती है कि सैम ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगे। एंटोनी, जब से तुम पुलिस की सर्विस में आए उस टाइम से लेते हुए मेरी बेटी के मौत के केस तक भी तुमने कभी भी ईमानदारी से काम नहीं किया। सैम एलिजाबेथ के केस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए लिटिल फ्लावर की स्कूल पर गया था। इस स्कूल का नाम सुनते ही एंटोनी थोड़ा घबराने लगता है। सैमुअल ने तेरेसा को जो कहा वो एंटोनी को सुनाने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले सैमुअल एक स्कूल पर जाकर वहाँ की सिस्टर से किसी के बारे में पूछने लगा था। वो सिस्टर एक लड़के के बारे में सैमुअल को बताने लगती है कि जब वो लड़का छोटा बच्चा था बहुत ही हाइपर एक्टिव था, हमेशा लड़कियों से छेड़खानी किया करता था, उनको हमेशा सताता, तंग करता। एक बार तो एक बच्ची का स्कर्ट ही उतार दिया था, जिसकी वजह से वो बच्ची बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। उस घटना के बाद मैंने उस लड़के के फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया। उस लड़के का फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, स्कूल में आकर अपने बच्चे को नंगा करके बहुत मारा पीटा। सारे स्टूडेंट्स के सामने वो बच्चा शर्मिंदा हो गया। शॉकिंग बात यह है कि वो बाप और कोई नहीं एंटोनी होता है और वो बच्चा फिलिप। ये इंसिडेंट बताते हुए तेरेसा एंटोनी से कहने लगती है कि उस घटना के बाद तुम्हारा बेटा एक साइको बन गया। एंटोनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि तेरेसा क्या बात कर रही है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब एक दिन एंटोनी एक होटल पर जाकर फिलिप और राजू को बहुत मारा पीटा ना, क्योंकि वो दोनों ड्रग्स ले रहे थे। बाद में वो दोनों वहाँ से भाग गए। एंटोनी को उसी जगह पर वो इरेनी आती है, जो शहर पहुंचकर अपने फादर से फोन में बात कर रही होती है। अब एंटोनी दारू पी रखी होती है, जिसकी वजह से इरेनी वहाँ से चली जाती है। एंटोनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसी किसी जगह पर फिलिप और राजू छुपे होते हैं। इसका फादर जाने के बाद ये दोनों भी किसी गली से बाहर निकलते हैं। उसी जगह पर इरनी भी छुपी रहती है अपनी गाड़ी लेकर। पर एक और बात यह है कि वो राजीव होश में ही नहीं होता, फुल ड्रग्स ले चुका होता है। फिलिप की गाड़ी इरनी के सामने आने की वजह से उसको डांटने लगती है। फिलिप इस इरनी को देखकर पहचान लेता है कि तुम ही थी ना, उस दिन कैफे पर आकर मुझे और मेरे फादर को डांटा था, बहुत लानतान किया था, मेरे पापा को उंगली दिखाई और मुझे भी दिखाई। इस तरह से उसके सर पे बार बार वार करके उसकी जबान और उसकी उंगली काट देता है। सो प्रेजेंट पर तेरेसा एंटोनी से यही बात कहने लगती है कि अब तुमको समझ में आया कि शहर में कौन ऐसी हत्याएं कर रहा है। इस तरह से तेरेसा भी खांसती रहती है, क्योंकि तेरेसा ने भी जहर पी चुकी होती है। एंटोनी कहने लगता है कि फटाफट से दरवाजा ओपन करो, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। तेरेसा कहने लगती है कि मैं जीकर क्या करूंगी, किसके लिए जीऊंगी, मेरा कोई परिवार नहीं अब। इस तरह से बात करते करते ये भी मर जाती है। थोड़ी देर के बाद विद्या एंटोनी से कहने लगती है कि सर हमने सारी जगह पर तलाशी ले लिया, लेकिन आपके घर में ढूंढा ही नहीं। यह सुनते ही एंटोनी और उसके टीम मेंबर्स फटाफट से एंटोनी के घर पर जाकर इधर उधर तलाशी करते रहते हैं। तभी इन लोगों को किसी जगह पर एक छोटा सा गड्ढा जैसा नजर आता है। जब वहाँ पर खुदाई करते हैं तो उस गड्ढे में एक बक्सा होता है। शॉकिंगली उस बक्से में फिलिप मौजूद नहीं होता, राजीव ऑक्सीजन मास्क के साथ होता है। मतलब सैम ने राजीव को नहीं मारा। सो एंटोनी समझ जाता है कि जिसका मतलब सैम ने राजीव को नहीं मारा, लेकिन फिलिप को कहाँ पर छुपाया होगा। इस तरह से स्टार्टिंग से लेते हुए अब तक जो हुआ वो सारी बातें
दोबारा सोचने लगता है। सो फाइनली एंटोनी एक कब्रिस्तान पर जाता है। समझ जाता है कि इसी कब्र में इसका बेटा फिलिप हो सकता है, लेकिन इसको बाहर नहीं निकालता क्योंकि इसका बेटा अब हैवान बन चुका है। अगर ये बाहर रहेगा पता नहीं और कितने मासूमों की जान लेगा। बाद में एंटोनी अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर इसके सर्विस में जो कांड किया वो सारी बातें बताकर अपना रिजिग्नेशन भी देने लगता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।